हैं नेचुरल स्कूल का मिडीवल पीरियड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि नेचुरल स्कूल की डेवलपमेंट 4 फेजेस में होती है, एशियन पीरियड, मिडीवल पीरियड, रेनेसांस पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, जिसमें से आज के लेक्चर में हम ये दोनों पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम मिडीवल पीरियड के बारे में। तो मिडीवल पीरियड जब भी मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या है, 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच की बात हो रही है। और इस पीरियड को ना थियोलॉजिकल पीरियड भी कहा जाता था। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड। धर्म से रिलेटेड का मतलब कि यहाँ पर नेचुरल स्कूल को धर्म से ज्यादा जोड़ा गया था, उसको उस तरफ की मतलब डायरेक्शन दे दी गई थी। तो देखिए, अब एक थे हमारे पास सेंट थॉमस एक्विनस। सेंट थॉमस एक्विनस एक फिलोसोफर थे, एक कैथोलिक प्रीस्ट थे और एक थियोलॉजियन भी थे। थियोलॉजियन का मतलब धर्म से रिलेटेड ये एक पर्सन थे और इनके हिसाब से लॉ जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। इन 4 टाइप्स का होता है लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। इन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफ गॉड है वो तो हमें नहीं पता, वो तो भगवान ही जाने, वो गॉड नोस कि कौन सा वो लॉ होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल लॉ कौन सा होता है? इन्होंने कहा नेचुरल लॉ वो होता है जो हमारा रीजन हमसे करने को कहता है, जो हमारे रीजन ने लॉज बनाए होते हैं वो नेचुरल लॉ होता है। जैसे मैंने आपको रीजन के थ्रू बनाए हुए लॉ की एक एग्जांपल दी थी कि हम जो भी करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। वो किसने बताया? कहीं लिखा तो नहीं है कहीं लॉ में, वो किसने बताया? हमारे रीजन ने बताया, ठीक है। तो रीजन ने बताया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉ। इस तरह के जितने भी लॉज होंगे वो नेचुरल लॉ की कैटेगरी में आएंगे। फिर इन्होंने कहा एक होता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ जो होता है ना, इन्होंने कहा वो स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो धर्म ग्रंथ होते हैं। तो इन्होंने कहा जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनमें लिखा होता है डिवाइन लॉ। अब इसका मतलब स्क्रिप्चर्स कौन बनाएगा? चर्च की तरफ से बनकर आएंगे, ठीक है। जो चर्च के हेड वगैरह होंगे वो बना के देंगे स्क्रिप्चर्स। और एक इन्होंने बताया जो इसकी लास्ट टाइप है लॉ की, ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव लॉ। तो इन्होंने इस तरह से कहा कि लॉ जो है इन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। अब सेंट थॉमस एक्विनस ने ना कुछ बातें कही, वो क्या बातें थी ना, उन्हें ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा जो नेचुरल लॉ है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। ये डिवाइन लॉ का ही एक पार्ट है। और आगे इन्होंने कहा जो मोनार्क होता है, एक राजा होता है, उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। उसके पास क्योंकि लिमिटेड पावर्स होती हैं इसलिए उसे डिवाइन लॉ के हिसाब से ही चलना चाहिए। अब इन्होंने देखो 2 बातें जो कही ना, उसे ध्यान से समझिए। जो नेचुरल लॉ है वो डिवाइन लॉ का पार्ट है और जो राजा है उसे भी डिवाइन लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। और आगे जो भी पॉजिटिव लॉज बनेंगे, जितने भी पॉजिटिव लॉज बनाए जाएंगे पूरी जनता को काबू में रखने के लिए, जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन्हें पॉजिटिव लॉज कहा जाएगा। और वो जितने भी ऐसे पॉजिटिव लॉज बनाए जाएंगे वो सारे के सारे लॉज नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, ठीक है। और ये तब तक ही वैलिड होंगे अगर ये नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। अगर ये नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट मीन्स कि ये लॉज वैलिड नहीं है। इन्होंने ये बात बोली। अब इस बात के अल्टीमेटली मीनिंग देखो क्या निकल कर आता है। क्या बोला? नेचुरल लॉ भी डिवाइन लॉ के पार्ट है, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव लॉ जो है वो भी नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उसे नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और नेचुरल लॉ तो अल्टीमेटली डिवाइन लॉ के हिसाब से चल ही रहा है। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये टोटल ओवरऑल एक हिसाब से सुप्रीमेसी किसको दे दी? इन्होंने डिवाइन लॉ को सुप्रीमेसी दे दी। इन्होंने स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए लॉ को सुप्रीमेसी दे दी, ज्यादा अथॉरिटी दे दी, ठीक है, जो चर्च से बनकर आता था। मतलब मेन इन्होंने डोमिनेंस इस टाइम पे इन 4 लॉज में किसको दी? इसी डिवाइन लॉ को, जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये था मिडीवल पीरियड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं रेनेसांस पीरियड के बारे में। यहाँ पर आती है 14th, 15th, 16th और 17th सेंचुरी और यही ऐसा पीरियड था जहां पर बनी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इस पीरियड में देखिए क्या था, एक ना राइवलरी मची हुई थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी। देखिए उस टाइम पे फ्रेंच अपना दूसरी कंट्रीज को कब्जाने में लगे हुए थे, ब्रिटिशर्स अपना लगे हुए थे। तो जो राइवलरी सी मची हुई थी कि कौन कितनी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर कब्जा डालता है, कौन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कब्जा डालने को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है। और दौड़ मच जाना को हम बोलेंगे राइवलरी।
तो कॉलोनाइजेशन, राइवलरी मची हुई थी, ठीक है। इस सबके और इन सब के साथ साथ क्या हो रहा था, कॉमर्स एंड बिजनेस में डेवलपमेंट भी हो रही थी, रैशनलाइजेशन, लोग अब अपने दिमाग से सोचने लग गए थे, और इसके कारण, इन सब कारणों के कारण नेशनलिज्म की फीलिंग सबके मन में आ रही थी। जो डेवलप्ड सोसाइटीज थी, डेवलप्ड सोसाइटीज ने क्या सोचा कि हमें ना, देखिए, अपनी स्टेट से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें इन राइट्स की, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए, जो हमारे राइट्स हैं वो ना मरे, वो ना हमसे कोई छीन ले, इसलिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें एक सॉवरेन बनाना होगा, हमें एक ऐसी अपने ऊपर एक शासक को बिठाना होगा जो कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, हमें उसे पावर देनी होगी, हमें उसे पावर देनी होगी ताकि वो हमारे उस राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा, तो यहां पर ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनने लगी। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपको छोटा सा बेस बता दिया, अब देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे बनी। चलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इस थ्योरी के फाउंडर थे ग्लूकोन, और प्लेटो की ना एक बुक थी द रिपब्लिक, उसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात की गई है। अब इस थ्योरी को ना स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते हैं, सोसाइटी की स्टार्टिंग से। पहले हमारी सोसाइटी कैसे होती थी, वो जो जंगलों में लोग रहते थे, ऐसे ही बस आराम की जिंदगी जीना, खाना पीना, सो जाना, हा हा हु करना, और दैट्स इट, ऐसे होती थी उनकी जिंदगी। अब धीरे धीरे लोग होने लगे अवेयर, लोग अवेयर होने लगे तो कहने लगे कि मेरा सामान कहीं चोरी ना हो जाए, दूसरों को कहना कि तू मेरी चोरी नहीं करेगा, दूसरे ने कहना फिर तू भी मेरी चोरी नहीं करेगा, तो ऐसे आपस में बातें होनी, लोगों ने कहना कि तू मेरी नहीं चोरी करेगा, मैं तेरी नहीं करूंगा, तू मुझे नहीं मारेगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो ये लोग यहाँ पर जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गए एक दूसरे के साथ। ये था पहला कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों ने बनाया आपस के साथ, एक दूसरे के ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज दी। मेरा राइट है कि मेरा सामान जो है वो मेरा ही रहे, कोई उसे चोरी ना करे, और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम इसे चोरी ना करो। इसी तरीके से मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा सामान चोरी ना करूं, और तुम्हारा भी ये राइट है कि जो तुम्हारा सामान है वो तुम्हारा ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज इमर्ज होने लग गई, लोगों के मन में ऐसी भावना भी आने लग गई, और आपस में लोग एक दूसरे से ऐसे जब बात करते थे तो उस जो बात को इन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी ने आपस में तब बनाया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण लोगों में कोऑपरेशन बढ़ी और सोसाइटी बनने लग गई। इस थ्योरी में दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब लोगों के बीच में लड़ाइयां जो होती थी उसे कौन सुलझाए, तो लोगों ने कहा जी ऐसा होना चाहिए कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट बना देनी चाहिए, एक सॉवरेन बना देनी चाहिए, जो हमारी उस लड़ाई झगड़ों को और ऐसे विवादों को, ऐसे जो भी इश्यूज होते हैं उनको संभाले, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट को हम सारी बात मानेंगे, हम उस गवर्नमेंट को अपने राइट्स देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की हम सारी बात मानेंगे। तो मतलब लोगों ने उस गवर्नमेंट के अंडर अपने आप को सब्जेक्ट बना लिया, उस गवर्नमेंट के अंडर कर लिया अपने आप को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना। तो इन्हीं दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सोसाइटी ने राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे की बनाई, उस कॉन्ट्रैक्ट से बनी सोसाइटी, ठीक है, जो क्या चाहती थी बेसिकली, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहता था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में बना, उससे क्या बना, सॉवरेन, ठीक है, एक गवर्नमेंट बनी, एक सॉवरेन बना। जो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये चाहता क्या था कि जो लोग हैं वो अपने राइट्स सरेंडर कर दें गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उस पहले कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रखा गया, पैक्टम यूनियनिस, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम क्या कह सकते हैं, पैक्टम सब्जेक्शनिस। अब इन वर्ड्स को भी ना ध्यान से देखिए, तो पैक्ट का मतलब हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड यूनियनिस का मतलब यूनियन, मतलब कि सोसाइटी बनेगी, यूनियन हो जाएगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। और एक और था पैक्ट जिसे हम कह सकते हैं पैक्टम सब्जेक्शनिस, ठीक है। तो पैक्टम सब्जेक्शनिस को भी हम अच्छे से पढ़े तो क्या होगा कि पैक्टम का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, एंड सब्जेक्शनिस का मतलब कि लोगों ने अपने आप को सॉवरेन के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर सब्जेक्ट कर दिया, इसलिए सब्जेक्शनिस वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि जो
सोसाइटी है उसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, एक है पैक्टम यूनियनिस और दूसरा है पैक्टम सब्जेक्शनिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना हम चार फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोटियस, होब्स, लॉक एंड रूसो। इन चारों के बारे में बात कर रहे हैं और इन चारों के फेसेस देख लीजिए। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रोटियस के बारे में। तो ग्रोटियस ने क्या कहा? ग्रोटियस ने कहा कि एक सॉवरेन जो है ना, जो सॉवरेन है इसकी ड्यूटी है कि ये अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये अपने सिटीजन्स की इच्छाओं का ध्यान रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, तो ये तो कहा ग्रोटियस ने। और आगे इन्होंने कहा कि जो सॉवरेन है उसे नेचुरल लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये दो बातें पहले गई। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अगर ये सॉवरेन बना तो लिया, अगर ये सॉवरेन नेचुरल लॉ के हिसाब से ना चले तो क्या जो सिटीजन्स हैं उन्हें उसको ओबे करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए? तो ग्रोटियस ने कहा चाहे सॉवरेन नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं भी चलता ना, तो भी सिटीजन्स को उनकी बात माननी चाहिए। अब इस बात में ना प्रॉब्लम थी। इस बात में क्या प्रॉब्लम आई कि देखिए, एक तरफ से तो ये कह रही हैं कि जो सॉवरेन है उसे नेचुरल लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, और दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि जो सॉवरेन है अगर वो नेचुरल लॉ के हिसाब से ना भी चले तो भी लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि नेचुरल लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, तो क्या ये नेचुरल लॉ के हिसाब से चलना है कि लोग अपने सॉवरेन की बात जबरदस्ती मान रहे हैं? ये तो नेचुरल लॉ के बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी इनकी अपनी ही बात अपने आप से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसा होना बहुत जरूरी है कि आपको जो सिटीजन्स हैं, चाहे सॉवरेन उनका जो है वो नेचुरल लॉ के हिसाब से चले या ना चले, लेकिन सिटीजन्स को अपने सॉवरेन की बात माननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या आएगा? उससे पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आएगी। जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो तभी स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, और ये गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल पीस के लिए। और इसी थ्योरी के बेसिस के ऊपर उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कर दी। अब आगे बात कर लेते हैं हम होब्स के बारे में। होब्स का चेहरा तो देख लीजिए भाई। अब होब्स क्या कहते थे? होब्स कहते थे कि जो मैन है इसकी लाइफ ना बहुत डिस्टर्ब होती थी, जैसे कोई चोरी कर लेता था, कोई कुछ कर लेता था, तो ऐसे बहुत क्योटिक सी, बहुत ही डिस्टर्ब सी लाइफ जी रहा था पहले तो मैन। तो मैन क्या चाहता था? मैन चाहता था कि उसे किसी भी तरीके की कोई भी मिजरी एंड पेन, कोई भी दुख और तकलीफ ना हो। मैन चाहता था कि वो बचकर रह सके, सेल्फ प्रिजर्वेशन उसे वो चाहता था। ठीक है, तो इसीलिए उसने सोसाइटी बनाई, इसीलिए वो सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, जो सोसाइटी है, अगर उन्होंने अपना सॉवरेन बना लिया है तो उनका पास अब कोई भी राइट नहीं है कि वो सॉवरेन के अगेंस्ट जाए। जो सॉवरेन ने कह दिया उन्हें अब उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उन्होंने उसे बनाया है कि वो उसकी बात मानेंगे तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। सोसाइटी हैज नो राइट अगेंस्ट द सॉवरेन। इसका मतलब वो कहते थे कि जो सॉवरेन है उसकी ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो जैसा चाहे वैसा राज कर सकता है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक सजेशन दी थी कि जो सॉवरेन है उसकी ये मॉरल ड्यूटी है कि वो नेचुरल लॉ को जरूर फॉलो करे, लेकिन वो नहीं करता तो भी उसकी बात मानी जानी चाहिए। मतलब इसका मतलब उनकी इन बातों से मतलब क्या पता लग रहा है हमें कि जो होब्स थे ना वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, तो होब्स एब्सोल्यूटिज्म चाहते थे, वो एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर थे, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी देते थे सॉवरेन को। लो जी, अब जॉन लॉक की पिक्चर आप देख लीजिए और जॉन लॉक क्या कहते हैं उसके बारे में सुनिए। जॉन लॉक थे लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लोग है ना, लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी है, लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी थी कि कहीं मेरी ये सामान चोरी ना हो जाए। इसी कारण उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे अपने राइट्स सॉवरेन को नहीं दिए थे, उन्होंने कुछ ही राइट्स दिए थे, लेकिन कुछ राइट्स अपने पास ही रिटेन करके रखे थे। वो जो कुछ राइट्स थे वो कौन से राइट थे? वो थे नेचुरल राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार।
ठीक है, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाले जो कुछ राइट्स थे ना, ये उस मैन ने अपने पास रख लिए थे। ऐसे के राइट्स उन्होंने सॉवरेन को नहीं दिए। तो इन राइट्स के ऊपर सॉवरेन का कोई भी हक नहीं है। सॉवरेन की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे, और अगर सॉवरेन इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेगी तो उस गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। ऐसा बोला जॉन लॉक ने। तो ऐसा बोल के सॉवरेन हमें क्या बताते हैं कि वो लिबर्टी के सपोर्टर हैं। अच्छा, जॉन लॉक के बारे में मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि इकोनॉमिक्स में ना एक सिस्टम होता है लेसेस फेयर। तो लेसेस फेयर जो सिस्टम है वो जॉन लॉक के व्यूज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो वो उनका कंट्रीब्यूशन है कह सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे लीगल अपडेट्स डालती रहती हूँ। और अगर लेक्चर अब तक समझ आया ना तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब किए बिना ना जाना मत। एंड गाइस, पेड नोट्स आर अवेलेबल फॉर टोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो नोट्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूजो के बारे में। रूजो का हम एक प्यारा सा चित्र यहाँ पे देख रहे हैं और इनका पूरा नाम देख लीजिए, जीन जैकस रूजो। तो रूजो ने कहा, जो इतनी देर से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हो ना, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। ये हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है। ऐसा सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था। ये बस एक इमेजिनरी है कि हाँ, जब सोसाइटी ने आपस में बात करी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था कि वहां पे कोई साइन वगैरह हुए थे। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंसान ने उस टाइम पे अपने राइट्स सरेंडर किए थे सॉवरेन को, तो रूजो ने कहा कि वो उन्होंने किसी सिंगल सॉवरेन को नहीं सरेंडर किए थे, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को सरेंडर किए थे अपने राइट्स, ठीक है। और उसी चीज को इन्होंने बोला जनरल विल। तो इन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को जो राइट्स सरेंडर किए हैं ना कम्युनिटी को, उस चीज को इन्होंने जनरल विल बोला। और इन्होंने कहा कि सिटीजन्स की भी ये ड्यूटी है और जो गवर्नमेंट है, जो सॉवरेन है, उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो दोनों मिलकर इस जनरल विल की बात माने, इस जनरल विल को फॉलो करें। क्योंकि पहला रीजन, ये जनरल विल को अगर कोई फॉलो करेगा तो इसका मतलब वो अपने आप की ही बात मान रहा है, ठीक है, कि मैं भी तेरी चोरी नहीं करूंगा, तू भी मेरी चोरी ना करियो, मतलब अपनी ही बात मान रहा है जनरल विल में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगी सॉवरेन, तो सॉवरेन को हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात बोली रूजो ने। आगे इनके जो ये आइडियाज थे ना रूजो के, इन्हीं आइडियाज से फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और इन्होंने इंडिविजुअलिटी के ऊपर कुछ भी स्ट्रेस नहीं किया, इन्होंने स्ट्रेस किया एक वर्ड के ऊपर ही, कम्युनिटी। तो ये था हमारा मिडिवल एंड रेनेसांस पीरियड। देखा कितना इजी था, ज्यूरिस कितनी इजी लग रही है ऐसे पढ़ने में। तो आप लोगों को अगर लेक्चर्स पसंद आ रही है देन डू सब्सक्राइब, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। एंड मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम आपको यहाँ वहां कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इंस्टाग्राम का डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए और लीगली अपडेटेड रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।